नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन वर्मा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी जीडी कॉलेज से बोल रहा हूँ। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो है बीएससी पार्ट सेकंड का सिलेबस। साथ ही इसके साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो जब ये सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद ही एक इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो इसी के कंटिन्यूशन में है। ये न सोचें कि सर ने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है, वो टॉपिक भी है इसमें। तो पिछली बार की तरह ही 3 पेपर हैं हमारे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप से, पेपर सेकंड जो है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, और पेपर थर्ड है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं ये वाला पेपर आपको पढ़ाऊँगा और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर थर्ड में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है वो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है, दूसरा सेक्शन माइक्रोबायोलॉजी से है और तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी से। ये जो है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये लेटेस्ट ट्रेंड है आजकल के। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस तरह का जो ये लेटेस्ट ट्रेंड है, ये एक तरह से ये कहा जाए कि जो ट्रेडिशनल जूलॉजी से थोड़ा सा एडवांस जूलॉजी कह सकते हैं इसको। तो इम्यूनोलॉजी में हम इम्यूनिटी से रिलेटेड जो है टॉपिक पढ़ेंगे। बॉडी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी किस तरह की बॉडी जो है किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें कौन कौन सी जो है सेल होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हैं वो कैसे एक दूसरे से क्रियाएं करती हैं, कैसे एंटीबॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, एंटीबॉडी जो है कितने तरह की होती हैं, सेल्स इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो कोशिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स है, टी हेल्पर सेल है, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स हैं। ये सारी जो कोशिकाएं हैं ये हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। जैसे कि मैक्रोफाज सेल है, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी द्वारा जो एंटीजेंस होते हैं उनको रिमूव करती है। लिम्फोसाइट जो हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट जो होती है इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण करती है। टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं 2 तरह की होती है, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल। तो ये भी जो है एंटीजन को रिमूव करने का काम करती हैं, ठीक है। बी सेल 2 तरह की होती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। तो ये सारी कोशिकाएं हैं जो कि इम्यूनिटी में भाग लेती हैं। इसी तरह से मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है एमएससी मॉलिक्यूल, इसका संरचना कैसी होती है, क्या कार्य करता है, ये जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में पार्टिसिपेट करता है। ख़ास तौर से जो टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें ये एमएससी मॉलिक्यूल का मिलान किया जाता है। सेक्शन बी जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। माइक्रोब्स क्या होते हैं और माइक्रोब का साइज शेप क्या होता है, ये जो है इनके जो संरचना किस तरह से होती है, कौन कौन सी बाह्य और आंतरिक संरचनाएं हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इनमें जो है रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, इनके लिए जो न्यूट्रिएंट तैयार करते हैं, कल्चर जो तैयार करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस मात्रा में होनी चाहिए। बैक्टीरिया कल्चर के लिए बैक्टीरिया जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस रखते हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं। वायरस जो हैं क्या होते हैं, एड्स वायरस और हेपेटाइटिस वायरस, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, यानी कि विस्तार से पढ़ेंगे। सेक्शन सी जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका कौन कौन से फील्ड में हम उसको स्टडी कर सकते हैं, जैसे माइक्रोबियल फील्ड है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है। बायोटेक्नोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल और टेक्निक्स होती है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDT, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसके टूल्स कौन कौन से हैं ये स्टडी करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड एरिया है, मतलब
आज की तारीख में बायोटेक्नोलॉजी जो है उस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है। मैंने पहले ही बताया कि सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये सबसे लेटेस्ट फील्ड है, तो इसी पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है। फूड, ड्रिंक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से इन्वॉल्व है, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये तो है आपका सिलेबस। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं मधुसूदन वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी जीडी कॉलेज से। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वह है बीए पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर और थर्ड पेपर का ए सेक्शन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी का मतलब है हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, या कहें तो स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक पहला शब्द जो है वो है इम्यूनिटी, ये जो वर्ड लिया गया है ये है लैटिन वर्ड है इम्यूनस, और इसका मतलब होता है एग्जैम्प्ट, या कहें तो टू रिमूव। और दूसरा जो वर्ड है वो है लॉजी। लॉजी वर्ड लिया गया है लोगस से, और इसका अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? हम अध्ययन करेंगे इम्यूनिटी का। ठीक है। अब यदि बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप ने नाम सुना होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, इन्होंने जो काम किया था वो किया था काउ पॉक्स पर वर्क। क्या होता है? काउ पॉक्स जो है एक बीमारी है, और यह जो डिजीज है ये गायों में होती है। जिस तरह से हमारे स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक के जो दाग हो जाते हैं, जिसको छोटी माता भी कहा जाता है, इसी तरह से गायों में भी इस तरह के दाने हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टडी की कि जो गायें काउ पॉक्स से ग्रसित हैं और उन गायों के जो मालिक हैं वो, उनको स्मॉल पॉक्स जो है बहुत कम होता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्मॉल पॉक्स काउ पॉक्स के जो पॉस्ट्यूल थे, पॉस्ट्यूल यानी कि जो दाने जो हो गए हैं उसमें जो मवाद या पस भर गई है, वो जो पस है वो पॉस्ट्यूल्स है। और ये पॉस्ट्यूल उन्होंने क्या किया, ह्यूमन में इंजेक्ट करवाया। इंजेक्ट करवाने के बाद उन्होंने देखा कि जिनमें काउ पॉक्स का जो पॉस्ट्यूल है इंजेक्ट करवाया था, उनके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो यह जो वर्क था, पहला वर्क था जो कि हमारे इम्यूनिटी से या हमारे बॉडी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड था। ये जो बात है लगभग 1798 की बात है। इसके बाद जो है दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम आपने सुना होगा, लुइस पॉस्चर। लुई पॉस्चर थे, उन्होंने भी बहुत आसान और बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुर्गों पर एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने मुर्गों में होने वाली बीमारी होती है, उसको बोलते हैं फाउल कॉलेरा। चिकन के अंदर जो बीमारी होती है फाउल कॉलेरा नाम की जो बीमारी है, उस पर स्टडी किया उन्होंने। फाउल कॉलेरा से ग्रसित चिकन या कहें मुर्गे लिए, और उनमें से ये जो बैक्टीरियम है इसको इन्होंने आइसोलेट किया। इस बैक्टीरियम को आइसोलेट करने के बाद इन्होंने इसको नए चिकन में जो फ्रेश चिकन थे, ये तो ये वाले जो चिकन थे ये फाउल कोलेरा से ग्रसित थे। इनमें से इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियम आइसोलेट किया, और इस बैक्टीरियम को इन्होंने नए जो फ्रेश चिकन था, नए मुर्गों में इन्होंने इंजेक्ट करवाया। इंजेक्ट करवाने के बाद क्या हुआ कि ये छुट्टी पर चले गए। समर वेकेशन हो गया उस दौरान, और समर वेकेशन में ये चले गए। जब ये गए थे तब ये सारे के सारे जो चिकन थे गए थे, तब तो ये सारे के सारे चिकन जो है बीमार हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये वापस आए समर वेकेशन के बाद, तो ये सारे के सारे जो है ठीक हो गए। जो इनकी इलनेस थी, वो सिकनेस जो थी वो खत्म हो गई। अब क्या किया इन्होंने, दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने का सोचा। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक्सपेरिमेंट दोबारा किया जाए, एक बार वापस कंफर्मेशन किया जाए कि वास्तव में जो है ये चिकन बैक्टीरियम से मैंने इनको इन्फेक्ट करवाया था, लेकिन वे ठीक कैसे हो गए। लेकिन क्या हुआ, उस दौरान ये चिकन जो थी उनकी शॉर्टेज हो गई, उनको फ्रेश चिकन नहीं मिले। तो उन्होंने क्या किया कि जो पुराने जो जिनमें पहले से बैक्टीरियम इंजेक्ट करवाया था, उन्हीं चिकन को इन्होंने दोबारा लिया। तो इन्होंने क्या किया, दोबारा बैक्टीरियम लिया, नया बैक्टीरियम, और जो ठीक होने के बाद ये जो इल हो गए थे, इल होने के बाद इन्हीं चिकन्स को इन्होंने दोबारा उन्हीं चिकन्स को इन्होंने दोबारा लिया, और उनमें ये जो कोलेरा का बैक्टीरियम है इसको इंजेक्ट करवाया। लेकिन अब की बार क्या हुआ, ये बीमार नहीं पड़े। ठीक है, तो अब इन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रूव कर दी। क्या प्रूव किया इन्होंने कि जो पहले से किसी बीमारी से, पर्टिकुलर किसी बीमारी से ग्रसित है, उसमें उसके उस व्यक्ति में या उस जीव में उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो वह बीमार नहीं होता। और इस प्रोसेस को इन्होंने कहा वैक्सीन। हम आजकल कराते हैं ना वैक्सीन, तो ये जो वैक्सीन वर्ड दिया इन्होंने, ये एडवर्ड जेनर के जो काम किया था, उस एडवर्ड जेनर के काम के सम्मान में इन्होंने इसको वैक्सीन दिया। क्यों वैक्सीन दिया, क्योंकि वैक्का का मतलब होता है काउ, और इन्हीं के सम्मान में वैक्का से वैक्सीन वर्ड इन्होंने दिया। तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट थे जिनको करके इन्होंने एक बहुत माइलस्टोन स्थापित किए। ये एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड दर्शाता है कि बहुत सिंपल एक्स को ज़्यादा इसमें कोई ऐसे जो रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल सिंपल जो है इन्होंने एक क्या ऑब्जर्वेशन था इनका भी, एडवर्ड जेनर का भी, पॉस्चर का भी, और आपने मेंडल का भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो मेंडल ने भी कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं किया था, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन था। तो हमारा जो है एप्टीट्यूड इसी तरह से होना चाहिए, साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक अर्ली जो है
हिस्ट्री थी। एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हीं को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर को। ठीक है, इसके बाद कई खोजें हुई। स्नेल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, आगे हम पढ़ेंगे, एमएससी मॉलिक्यूल्स की खोज की। एमएससी मॉलिक्यूल होते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद एडलमान, पोर्टर और एडलमान, इन्होंने एंटीबॉडी, जिनको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी, इम्यूनोग्लोबिन्स ग्लोबिन भी कहा जाता है। तो एंटीबॉडी की खोज जो है एडलमान और पोर्टर ने की थी। इसके बाद है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने क्या किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, ABO जो ब्लड ग्रुप है, ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये भी ब्लड ग्रुप जो भी है वो एंटीबॉडी एंटीजन के इंटरेक्शन का ही के द्वारा ही पहचानी जाती है कि A ब्लड ग्रुप क्या है, B ब्लड ग्रुप क्या है, O ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खोजें थी जो कि इन्होंने खोजा गया था। हाँ, लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स की जो है की वैक्सीन भी बनाई थी, एंथ्रेक्स की। ठीक है, तो इसलिए भी इनको जाना जाता है। और एडवर्ड जेनर का तो पता ही चल गया, इन्होंने किसकी खोज की थी, काउपॉक्स वैक्सीन की। ठीक है, तो ये कुछ जो है इसकी हिस्ट्री थी। और मुझे लगता है कि आपको जो है इम्यूनोलॉजी में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा इन दो कहानियों से। थैंक यू।